तो फाइनली आज हम उस लेक्चर तक आ गए हैं जिसमें हमको पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई इस बात पर चर्चा करनी है। क्या पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आंख फोड़ दिए जाने के बावजूद शब्द भेदी बाण चलाकर यानी बिना देखे मोहम्मद गोरी को मार दिया था, या फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाकर उनकी हत्या की थी, या मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर के किले में ही कैद करके मार डाला था, या फिर ऐसा हुआ था कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का राज्य वापस दे दिया हो, उनको आश्रित शासक बनाया हो, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान कोई षड्यंत्र करते हुए पकड़े गए तो उनकी हत्या कर दी गई हो। देखो, बहुत सारे यहां पर ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर को जानने को लेकर हमारे मन में जिज्ञासा है। तो आज का जो ये लेक्चर है यहां पर मैं बड़े विस्तृत रूप से पृथ्वीराज चौहान थर्ड यानी अजमेर के जो चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य के संघर्षों संबंधों की काफी विस्तृत रूप से आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य में दो निर्णायक युद्ध हुए थे और ये युद्ध थे तराइन का पहला युद्ध सन 1191 ईस्वी में और एक था तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। तराइन जो कि वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में आता है, हरियाणा के करनाल जिले में। तो तराइन के इन युद्धों में यानी तराइन के पहले युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने, अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, जिसमें मोहम्मद गोरी अपनी जान बचाकर वापस गजनी भाग गया था। और तराइन के दूसरे युद्ध में यानी कि बहुत कम समय के बाद तराइन के दूसरे युद्ध में सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को पराजित कर दिया था और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई इस पर तो मुझे काफी अभी विस्तृत रूप से आपके साथ में चर्चा करनी है, लेकिन ये दो ऐसे युद्ध हैं जिनके बारे में हिंदू स्त्रोतों में भी और मुस्लिम ऐतिहासिक स्त्रोतों में भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यानी इन दोनों युद्धों के अतिरिक्त पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य में जो संघर्ष हुए थे वो भी हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी जानकारी हमको मुस्लिम ऐतिहासिक स्त्रोतों में नहीं मिल पाती। लेकिन जिन स्त्रोतों में हमको देखने को मिलती है एक बार उनकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं आपके साथ में, क्योंकि एग्जाम्स के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो है पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 21 बार संघर्ष होना बताया गया है। सूरजन चरित्र जिसके लेखक हैं चंद्रशेखर, इसमें भी दोनों के मध्य 21 बार संघर्ष होना बताया है। इसके अलावा हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है, इसमें 7 बार संघर्ष होना बताया है। प्रबंध कोश जो कि राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, दोनों के बीच में 20 बार संघर्ष होना बताया है। और प्रबंध चिंतामणि जो कि आचार्य मेरु तुंग के द्वारा लिखा गया है और इसमें दोनों के मध्य में 23 बार संघर्ष होना बताया गया है। हालांकि इन संघर्षों की या इन छोटे मोटे युद्धों की जानकारी हमको फारसी तवारीखों में या मुस्लिम ऐतिहासिक स्त्रोतों में देखने को नहीं मिलती। मुस्लिम स्त्रोतों में हमको केवल 2 युद्धों के बारे में ही पता चलता है, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। वैसे इन संघर्षों के बारे में गोपीनाथ शर्मा ने यह कहा है कि हो सकता है ये जो संघर्ष हुए हों ये सीमांत झगड़े हो यानी सीमाओं पर हुए छोटे मोटे झगड़े हों। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुए तराइन के युद्ध के बारे में, तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में सन 1191 के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ी बहुत मोहम्मद गोरी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सन 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को गजनी का गवर्नर बनाया गया यानी सेना का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1173 ईस्वी में गजनी के जो शासक थे वो मोहम्मद गोरी के भाई थे जिनका नाम था गयासुद्दीन गोरी। और गयासुद्दीन गोरी ने अपने भाई शहाबुद्दीन गोरी को, जिनको हम मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं, शहाबुद्दीन गोरी को गजनी का गवर्नर बना दिया था यानी सेना का अध्यक्ष बना दिया था। अब मोहम्मद गोरी ने भी अपने भाई के प्रति यानी गजनी राज्य के प्रति बड़ी निष्ठा से काम किया और राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गोरी ने सन 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1178 ईस्वी में गुजरात को भी लेने का प्रयास किया था, लेकिन गुजरात के जो शासक थे चालुक्य शासक भीम सेकंड, उन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया और मोहम्मद गोरी को गुजरात की ओर से वापस लौटना पड़ा। तो इसके बाद मोहम्मद गोरी को यह समझ में आ गया कि यदि भारत में राज्य का विस्तार करना है, भारत में आगे की ओर बढ़ना है, तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में अपनी सेना को मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए सन 1181 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने एक तो सियालकोट का दुर्ग बनाया। सियालकोट वर्तमान में आता है पाकिस्तान में। और 1186 ईस्वी में लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। लाहौर का उस समय जो शासक था वो था मलिक खुसरू। मलिक खुसरू को पराजित करके लाहौर पर अधिकार कर लिया। यानी अब मोहम्मद गोरी उत्तर पश्चिम में अपनी स्थिति को मजबूत बना चुका है।
इसके बाद मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद, जिसको हम सरहिंद के नाम से जानते हैं, वर्तमान जिसको हम कहते हैं भटिंडा, जो कि पंजाब में आता है, तो मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद या सरहिंद पर अधिकार करने के लिए आगे की ओर बढ़ा और 1191 ईस्वी में तबर हिंद पर उसने अपना अधिकार कर लिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को सबक सिखाने के लिए मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन वर्तमान में आता है भारत के हरियाणा में, हरियाणा के करनाल जिले में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड की विजय हुई और मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। इस युद्ध के दौरान ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की ओर से दिल्ली के जो शासक लड़ रहे थे उनका नाम था गोविंद राय। तो मोहम्मद गोरी ने जब गोविंद राय की ओर भाला फेंका तो भाला फेंकने में गोविंद राय के 2 दांत टूट गए थे। तो गोविंद राय ने भी इसके उत्तर में मोहम्मद गोरी की ओर भाला फेंका, जिसके कारण मोहम्मद गोरी घायल हो गया और मोहम्मद गोरी को अपनी जान बचाकर वापस भागना पड़ा और वो गजनी की ओर चला गया। तो मोहम्मद गोरी के यहां से निकलते ही उसकी सेना में भी अफरा तफरी मच गई और उसकी सेना वापस गजनी की ओर लौट गई। तो यहां पर इस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे, मोहम्मद गोरी यहां पर पराजित हो गया। अब यहां इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को क्या किया जाना था वो हम बाद में चर्चा करेंगे, जब तराइन का दूसरा युद्ध हो जाएगा। उसके बाद फाइनल हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान यहां पर जीत चुके थे, लेकिन अब आप सोचिए 1191 ईस्वी में हारने के बाद मोहम्मद गोरी बैठने की बजाय उसने अपनी सेना तैयार करनी शुरू कर दी। और जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ सन 1192 ईस्वी में, तो उससे पहले उसने अपनी सेना को काफी मजबूत किया, प्रशिक्षित किया, एक विशाल सेना बनाई और लगभग 1,20,000 सैनिक लेकर वो वापस तराइन के मैदान में आकर डट गया। अब हम बात कर लेते हैं तराइन के दूसरे युद्ध की। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अब सोचने की बात यह है, इन कारणों पर गंभीर रूप से विचार करने की बात यह है कि आखिर मात्र 1 वर्ष के अंतराल में ही, तराइन के पहले युद्ध में 1191 में तो मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था, बुरी तरह घायल हो गया था और अपनी जान बचाने के लिए उसको गजनी भागना पड़ा था, लेकिन मात्र 1 वर्ष में ही सारी स्थिति और परिस्थिति को कैसे पलट दिया गया कि तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो यहां पर हम इन कारणों पर विचार करते हैं और ये दोनों ओर के ही कारण हैं। हमको देखने पड़ेंगे पहले मोहम्मद गोरी की ओर के कारण क्या है और पृथ्वीराज चौहान की ओर के कारण क्या है। तो देखिए, जब मोहम्मद गोरी यहां से वापस गया गजनी, तो उसने बिल्कुल आराम नहीं किया, उसने अपनी सेना पर ही पूरा फोकस किया और जब वापस वो इस ओर आया तराइन का दूसरा युद्ध लड़ने के लिए, तो इस समय उसके साथ में लगभग 1,20,000 की सेना इतनी बताई जाती है। यहां पर मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना में लगभग सभी वर्गों को, अफगानों को, तुर्कों को, इन सभी को सम्मिलित किया, इनको प्रशिक्षित किया और साथ ही साथ उसने दूसरे मोर्चे पर भी काम किया। उसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान के जो दुश्मन थे, जो शत्रु थे, जैसे कन्नौज के शासक थे राठौर जयचंद गढ़वाल, उनको अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। साथ ही साथ यहां पर पृथ्वीराज चौहान के साथ में उसने पत्र व्यवहार भी करना शुरू किया, ताकि पृथ्वीराज चौहान के मन में इस प्रकार के विचार आए कि मोहम्मद गोरी जो है वो उनसे संधि करने का प्रयास कर रहा है। यहां पर इस संबंध में हसन निजामी क्या लिखता है, हसन निजामी जो जिनके द्वारा लिखा गया है ताज उल मासिर। तो ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी ने क्या बताया कि जब मोहम्मद गोरी लाहौर पहुंचा, गजनी से लाहौर पहुंचा, तो उसने पृथ्वीराज चौहान के पास में एक पत्र भेजा, पत्र व्यवहार किया और यह कहलाया कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो और इस्लाम स्वीकार करके इस्लाम धर्म अपना के मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को यह कहा कि तुम्हें वापस अपने मुल्क लौट जाना चाहिए, नहीं तो हमारी भेंट युद्ध स्थल पर होगी। तो यहां इसके बाद अब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को यह आश्वासन दिलाया, हालांकि तराइन के युद्ध में वो आ चुके 1192 में तराइन के युद्ध में, तराइन भारत के हरियाणा स्टेट में, हरियाणा के करनाल में, तो यहां तराइन के युद्ध में आ चुके, लेकिन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से संधि करने की बात कही और यह कहा कि मैं आपके साथ में संधि करना चाहता हूं और संधि का आधार यह रहेगा कि मुझे पंजाब, इसके अतिरिक्त मुल्तान और तबर हिंद यानी कि सरहिंद, केवल मैं इन स्थानों को लेकर ही संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन इस संधि पर मैं स्वीकृत हूं या ना हूं, यानी कि मैं इन बातों को मानूं या ना मानूं, इसके लिए मुझे एक दूत अपने भाई के पास में गजनी भेजना पड़ेगा, गियासुद्दीन गोरी के पास में। तो गियासुद्दीन गोरी जैसे ही अपनी सहमति दे देंगे, हम ये संधि कर लेंगे। तो अब क्या बताया जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध होने से पहले एक और तो जहां पृथ्वीराज चौहान हैं
वो इस भ्रम में है कि मोहम्मद गोरी उनके साथ में संधि को लेकर वार्तालाप कर रहा है, जबकि मोहम्मद गोरी वास्तव में संधि को लेकर वार्तालाप करने की बजाय एक छल का प्रयास कर रहा था, जैसा इतिहासकार बताते हैं। तो जैसे ही सुबह हुई तो पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं संगठित नहीं है, क्योंकि उनमें एक ऐसा मैसेज है कि यहां संधि के लिए वार्तालाप चल रही है, जबकि मोहम्मद गोरी की सेना ने संगठित होकर पृथ्वीराज की जो सेना तितर बितर हो चुकी थी उस पर आक्रमण कर दिया। इसी के कारण यहां पर अब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और पृथ्वीराज चौहान को ऐसा बताया जाता है कि वो पहले युद्ध स्थल पर हाथी पर बैठकर गए थे, बाद में फिर वो घोड़े पर बैठे और युद्ध स्थल से बाहर चले गए, तो उनको सिरसा के आसपास में पकड़ लिया गया, सिरसा जो कि वर्तमान में आता है हरियाणा में, और वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। अब हालांकि उनकी हत्या के संबंध में, उनकी मृत्यु के संबंध में और भी बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। तो यहां तराइन के इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड की पराजय हो गई। अब पृथ्वीराज चौहान थर्ड की ओर से अगर हम पराजय के कारण ढूंढने चाहें तो एक तो कारण यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के राज्यों, जिसमें महोबा का राज्य आ गया, महोबा का शासक परमर्दी देव चंदेल 1182 के तुमुल के युद्ध में पराजित किया था परमर्दी देव चंदेल को, इसलिए चंदेलों से शत्रुता बढ़ा ली। इसके अतिरिक्त कन्नौज के जो शासक थे राठौर जयचंद गहड़वाल, उनसे शत्रुता बढ़ा दी। अब यहां देखो इसका परिणाम क्या हुआ, चंदेलों और गहड़वालों के मध्य गठबंधन हो गया। तो पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के राज्य पर अधिकार तो कर लिया, यानी महोबा राज्य की भूमि उनके अधिकार में तो आ गई, लेकिन अब इसको सुरक्षित रखने के लिए जहां पर चंदेलों और गहड़वालों के मध्य गठबंधन हो गया था, तो इन दोनों के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान को अपनी एक बहुत विशाल, बहुत बड़ी सेना इस ओर लगाकर रखनी पड़ रही थी, महोबा और कन्नौज की ओर, जिसके कारण उनको आर्थिक फायदा होने की बजाय आर्थिक नुकसान होना शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त अगर हम दक्षिण में देखें तो वहां गुजरात, वहां चालुक्य थे, तो चालुक्यों के साथ में भी पृथ्वीराज चौहान ने संघर्ष कर लिया था। यानी कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के सारे राज्यों से शत्रुता कर ली थी, अपना राज्य विस्तारित करने के लिए, चौहान साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए। इसी के कारण जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो उनको कोई सहयोगी मिल नहीं पाया। हालांकि केवल यही एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं तराइन का जो पहला युद्ध था 1191 का, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी के सहयोग के ही मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। दूसरा भी हार का अगर हम कारण देखें पृथ्वीराज चौहान की, तो दूसरा कारण यह था कि पृथ्वीराज चौहान ने केवल अपने आसपास के राज्यों की ओर ही ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उत्तर पश्चिम की ओर, जहां से कि मोहम्मद गोरी आया था, उत्तर पश्चिम के राज्यों की ओर पृथ्वीराज चौहान ने ध्यान केंद्रित किया ही नहीं, जबकि वास्तविक समस्या पृथ्वीराज चौहान को गुजरात से या महोबा से या कन्नौज से नहीं होने वाली थी। पृथ्वीराज चौहान को वास्तविक समस्या होने वाली थी उत्तर पश्चिम से होने वाले आक्रमणों से, यानी कि यहां पर हम पृथ्वीराज चौहान की अदूरदर्शिता कह सकते हैं इसको। इसके अतिरिक्त देखो, जब तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था, उसकी सेना भाग रही थी, मोहम्मद गोरी भाग रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई, मोहम्मद गोरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया और ना ही उनके बारे में आगे विचार किया कि ये वापस लौटकर आ सकते हैं, इसलिए घायल सैनिकों को जीवित छोड़ने की बजाय इनका पीछा करना चाहिए और इनको समाप्त कर देना चाहिए। तो यहां पर काफी लोग पृथ्वीराज चौहान की उदारता बताते हैं, जबकि दशरथ शर्मा इस बात का खंडन करते हैं, और दशरथ शर्मा यह कहते हैं कि यहां शत्रु को छोड़ देना और शत्रु को घायल अवस्था में जीवित जाने देना पृथ्वीराज चौहान की उदारता नहीं थी, यह पृथ्वीराज चौहान की शिथिलता थी। यानी पृथ्वीराज चौहान ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, वो शिथिल हो गए थे, और साथ ही साथ वो तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में विलासी भी हो गए थे। वो राजकार्यों में रुचि नहीं ले रहे थे और ना ही सैनिक कार्यों में रुचि ले रहे थे। यानी ये इस प्रकार के बहुत सारे कारण हैं जो कि पृथ्वीराज चौहान की तराइन के दूसरे युद्ध में हार के कारण बने और मोहम्मद गोरी की जीत के कारण बने। अब आ जाता है मुख्य विषय, जो कि है पृथ्वीराज चौहान की आखिर मृत्यु हुई कैसे। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक स्रोत ले लेता हूं, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो में क्या बताया है कि मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, तो इनको पराजित करने के बाद वो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को ले गया गजनी, और गजनी में ले जाकर पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई। बाद में ऐसा भी लिखा गया पृथ्वीराज रासो में कि चंद्रबरदाई जो हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और उनके दरबार के कवि भी थे, तो चंद्रबरदाई गजनी गए। वहां पर उन्होंने मोहम्मद गोरी को यह बताया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी आंखें फोड़ दी थी ना मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की,
तो चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी को यह बताया कि ये शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, यानी बिना देखे भी निशाना लगा सकते हैं, अपने टारगेट पर निशाना लगा सकते हैं, तो आप इनका ये करतब देखिए। तो वहां एक बड़े सिंहासन पर मोहम्मद गोरी बैठ गया ऊंचाई पर, और पृथ्वीराज चौहान को उनके सामने लाया गया। अब पृथ्वीराज चौहान के पास में कौन थे? चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ने जब पृथ्वीराज चौहान से बात करनी शुरू की, तो हालांकि पृथ्वीराज चौहान की आंखें तो नहीं थी, लेकिन वो अपने मित्र चंद्रबरदाई की आवाज को पहचान गए, और चंद्रबरदाई ने कविता के माध्यम से यह बताया कि मोहम्मद गोरी कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, यानी आपको कितनी ऊंचाई पर तीर चलाना है जिससे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाए। तो यहां पर चंद्रबरदाई ने देखिए क्या कहा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, यानी कि इस कविता के माध्यम से चंद्रबरदाई ने अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान को यह संकेत दे दिया कि कितनी ऊंचाई पर, यह मेजरमेंट बता दी कि कितनी ऊंचाई पर मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। तो पृथ्वीराज चौहान ने इस बात का अंदाजा लगाते हुए एक तीर छोड़ा, जिसके कारण मोहम्मद गोरी वहां मारा गया। और चंद्रबरदाई ने भी क्या किया? कटार घोंपकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और स्वयं ने भी आत्महत्या कर ली। अब यहां हमारे दिमाग में यह सवाल तो आ रहा है कि साहब पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है। अब अगर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, तो चंद्रबरदाई को यह कैसे पता चलेगा? मरने के बाद तो उन्होंने यह लिखा नहीं कि मैं वहां पर गया और फिर बाद में मैंने यह सब बताया, और मरने से पहले उनको यह पता नहीं चलेगा कि भविष्य में इस तरह की चीज होने वाली है। तो यह ऐसा बताया जाता है कि ये जो अंतिम बातें लिखी गई हैं कि चंद्रबरदाई वहां पर गए, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि मोहम्मद गोरी कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, ये अंतिम बातें सारी पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई के पुत्र झल्लन के द्वारा लिखी गई हैं। अब देखिए यहां पर पृथ्वीराज रासो में ये जो कारण बताया गया है, इसका दूसरे किसी भी ऐतिहासिक स्रोतों में अनुमोदन नहीं होता, यानी कि इस कथा को इतिहासकार मान्यता नहीं देते। लेकिन पृथ्वीराज रासो में एक कारण था, इस कारण की मुझे लगा आपके साथ में चर्चा करनी आवश्यक है, और ज्यादातर यही कारण बहुत से लोग बताते हैं। अब दूसरे स्रोत की हम बात करते हैं, और दूसरा स्रोत है हमीर महाकाव्य, जो कि नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए नयनचंद्र सूरी द्वारा लिखे गए हमीर महाकाव्य में हमको बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जो मृत्यु हुई थी, तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया था, और फिर कैद करने के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी गई थी। यह कारण बताया गया है नयनचंद्र सूरी द्वारा लिखे गए हमीर महाकाव्य में। इसके अतिरिक्त एक और स्रोत है विरुद्ध विधि विध्वंस, जिसके अंदर बताया गया है कि युद्ध स्थल पर ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी, यानी जब वो युद्ध लड़ रहे थे तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक और स्रोत की मैं बात करता हूं, और वो स्रोत है पृथ्वीराज प्रबंध। पृथ्वीराज प्रबंध में यह बताया है कि तराइन के दूसरे युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया, और कैद करने के बाद उनको अजमेर लेकर आ गए, और अजमेर में जहां उनको कैद करके रखा गया था उसी के सामने सिंहासन लगाकर मोहम्मद गोरी अपना राजकार्य किया करता था। यानी अजमेर पर तो अधिकार हो ही गया था, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में मोहम्मद गोरी का राज्य विस्तार हो गया था। तो जहां पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में कैद किया गया था, उसके सामने ही सिंहासन लगाकर मोहम्मद गोरी राज्य का संचालन किया करता था। तो यह बात पृथ्वीराज चौहान को बड़ी अपमानजनक लगती थी। वो मोहम्मद गोरी को अपने सामने ही राजकार्य करते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने मंत्री, जो कि पहले उनके मंत्री थे प्रताप सिंह, पृथ्वीराज चौहान के मंत्री प्रताप सिंह, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने मंत्री, पहले पूर्व मंत्री प्रताप सिंह से धनुष और बाण ये दोनों मंगाए ताकि वो मोहम्मद गोरी की हत्या कर सके। लेकिन प्रताप सिंह ने पृथ्वीराज चौहान को धनुष और बाण तो लाकर दे दिए, लेकिन इसी बात की सूचना मोहम्मद गोरी को भी जाकर दे दी, जिसके कारण मोहम्मद गोरी ने एक गड्ढा खुदवाया, उसमें पृथ्वीराज को फेंका गया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए गए, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। यह कारण बताया गया है पृथ्वीराज प्रबंध में। अब मैं एक बार दो उस समय के जो लेखक थे, समसामयिक लेखक यानी उस समय के जो लेखक थे उनकी बात करता हूं। एक तो यूफी और इसके अतिरिक्त हसन निजामी जिनके द्वारा लिखा गया है ताज उल मासिर। तो उस समय के ये जो लेखक हैं ये हमको क्या बताते हैं, यूफी और हसन निजामी हमको ये कहते हैं कि मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया था। तो यहां पर ये बहुत सारे स्रोत थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हत्या के संबंध में अलग अलग बात हमको बताई। लेकिन अगर हम इनका निचोड़ निकालें, इनका कंक्लूजन अगर निकालें,
तो इस संबंध में देखो गोपीनाथ शर्मा हमको क्या कहते हैं। गोपीनाथ शर्मा यहां पर निष्कर्ष निकालने के लिए दो स्त्रोतों को निकालते हैं, दो स्त्रोतों को पकड़ते हैं। एक तो पकड़ते हैं पृथ्वीराज प्रबंध को और एक लेते हैं हसन निजामी के स्त्रोत ताज उल मासिर को, और इन दोनों में तुलना करते हुए एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब देखो पृथ्वीराज प्रबंध में तो क्या लिखा गया था, अभी मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया था, उसके सामने ही सिंहासन लगाकर राजकार्य किया करता था। फिर पृथ्वीराज चौहान ने अपने मंत्री प्रताप सिंह से धनुष और बाण मंगाया। प्रताप सिंह ने पृथ्वीराज चौहान को धनुष और बाण तो दे दिया, लेकिन इसकी सूचना मोहम्मद गोरी को भी दे दी। तो बाद में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को गड्ढे में गिरवाकर और उन पर पत्थर डलवा दिए, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। यानी कि पृथ्वीराज प्रबंध ये कहता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद करने के बाद फिर मरवा दिया। और हसन निजामी का ताज उल मासिर भी यही कहता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद किया और कैद करने के बाद मरवा दिया। तो यहां गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि इन दोनों की बातों में एक बात कॉमन ये है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद किया गया और कैद करने के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या करा दी गई। तो ऐसा हुआ होगा। हालांकि अब जो गोपीनाथ शर्मा कह रहे हैं उसके संबंध में वो प्रमाण भी रखते हैं, मैं अभी उनकी चर्चा करूंगा। तो गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, ऐसा हुआ होगा कि पृथ्वीराज चौहान को आश्रित शासक बनाया गया होगा, यानी मोहम्मद गोरी ने जीतने के बाद वापस अजमेर का राज्य पृथ्वीराज चौहान को दे दिया होगा और उनको एक आश्रित शासक बनाया होगा, यानी कि मोहम्मद गोरी के अधीन रहते हुए शासन करने के लिए कहा होगा। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को यह बात अपमानजनक लगी कि वो मोहम्मद गोरी के अधीन रहते हुए शासन कर रहे हैं, जैसा गोपीनाथ शर्मा कह रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या का षड्यंत्र किया होगा, जिसके कारण मोहम्मद गोरी को जब पता चला तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी। अब यहां अपनी इस बात को रखने के पक्ष में वो तर्क भी देते हैं, वो प्रमाण भी देते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमको मोहम्मद गोरी के समय के यहां अजमेर में चलाए हुए हमको सिक्के मिलते हैं। उन सिक्कों में एक और तो पृथ्वीराज चौहान का नाम अंकित है और एक और मोहम्मद शाम का नाम अंकित है, यानी कि एक ही सिक्के पर अगर दोनों का नाम अंकित है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद शाम, तो इसका मतलब ये इस बात की पुष्टि करता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के आश्रित शासक के रूप में रहे होंगे। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा अपने पक्ष में यह तर्क भी देते हैं कि बाद में हम ये जानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज को आश्रित शासक बनाया था। तो ये दोनों ही बात ऐसी हैं, एक तो सिक्कों पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद शाम का नाम अंकित होना और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज का मोहम्मद गोरी के आश्रित शासक के रूप में कार्य करना। तो इन्हीं के कारण से गोपीनाथ शर्मा अपना ये कथन रखते हैं, अपनी ये बात रखते हैं। तो यहां पर हमने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के संबंध में जो अलग अलग स्त्रोत थे, क्या बात करते थे, उनकी काफी विस्तृत रूप से चर्चा की कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के संबंध में पृथ्वीराज रासो क्या कहता है, इसके अतिरिक्त हमीर महाकाव्य क्या कहता है, विरुद्ध विधि विध्वंस क्या कहता है, पृथ्वीराज प्रबंध क्या कहता है, और उस समय के जो लेखक थे यूफी और हसन निजामी वो क्या कहते थे। इसके अतिरिक्त गोपीनाथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होना किस प्रकार से बताया है। तो यहां पर इन सभी स्त्रोतों के बारे में, यानी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के संबंध में इन सभी स्त्रोतों के बारे में मैंने काफी विस्तृत रूप से आपके साथ में चर्चा कर ली। इसके अतिरिक्त देखिए पृथ्वीराज चौहान की जो हार हुई थी, जो पराजय हुई थी, उसके कारणों पर भी मैंने आपके साथ में चर्चा कर ली थी। लेकिन यहां पर मुझे एक कारण और ध्यान आ रहा है जो कि बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार का यह कारण भी है, और वो कारण बताया जाता है नाट्यरंभा को। ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के जो घुड़शाला के जो अध्यक्ष थे, जहां घोड़ों को रखा जाता है, उसको अपनी ओर मिला लिया, जिसके कारण क्या हुआ, घुड़शाला के अध्यक्ष ने पृथ्वीराज चौहान के घोड़े के स्थान पर एक ऐसी घोड़ी को बांध दिया जो कि नाचने में निपुण थी। तो जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध स्थल की ओर जाने लगे अपनी उस घोड़ी पर बैठकर, तो उस समय वो घोड़ी नाचने लग गई, यानी घोड़ी ने नाचना शुरू कर दिया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की सेना आगे ही नहीं बढ़ सकी। हालांकि इस कारण पर हम भी विचार करें या जितने भी इतिहासकार हैं वो इस कारण को नहीं मानते और वो ऐसा कहते हैं कि ये केवल पराजय छिपाने के लिए एक कहानी बनाई गई है। तो यहां इस लेक्चर में पृथ्वीराज चौहान से संबंधित काफी डिटेल से हमने चर्चा कर ली और यह हमारा अजमेर चौहान रियासत का लास्ट पार्ट था। अगर हम पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व के बारे में मूल्यांकन करें तो देखिए 1166 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था
और 1192 ईस्वी में, यानी कि लगभग मात्र 22 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। और 22 वर्ष की आयु तक उन्होंने भंडाणकों का दमन कर दिया था। इसके अतिरिक्त अपने राज्य को निर्विरोध बनाने के लिए अपने चाचाओं का दमन कर दिया था। माहोबा राज्य पर अधिकार कर लिया था। कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल से टक्कर ली थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के जो चालुक्य थे उनसे टक्कर उन्होंने ली थी। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वीराज चौहान एक साहसी और एक वीर योद्धा तो थे, लेकिन उनमें दूरदर्शिता का अभाव था, जैसा इतिहासकार बताते हैं। यदि वो अपने आसपास के राज्यों, अपने आसपास के शत्रुओं पर विचार करने के साथ साथ उत्तर पश्चिम से जो हमले होने वाले हैं, अफगानिस्तान की ओर से जो शासक भारत की ओर आने वाले थे, उन पर भी अगर वो विचार कर लेते तो बहुत लंबे समय तक और बहुत बड़े भूभाग पर पृथ्वीराज चौहान का राज्य स्थापित हो जाता। तो यह हमारा अजमेर चौहान रियासत कंप्लीट होती है। धन्यवाद, थैंक यू।